तो कतर में इजरायल के हमले जारी हैं। देखिए बड़ी खबर है, कतर में इजरायल के हमले जारी हैं। दोहा पर मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। जान बचाकर भागते दिखे हैं लोग। तो इजरायल ने अब दोहा में अटैक किया है। उसका कहना है उसने हमास नेताओं को निशाना बनाया, लेकिन लोग कुछ इस तरह से जान बचाकर भागते दिखे हैं। ये कतर के दोहा की तस्वीरें। तो नेपाल के बेरोजगार युवा वर्ग की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत सोशल मीडिया है। कंटेंट क्रिएटर्स यहां अपने वीडियो पोस्ट करके पैसा कमाते रहे। आमदनी के इस स्रोत पर रोक लगी तो जेन जी ने ऐप अनइंस्टॉल करने की बजाय केपी शर्मा ओली की सरकार को ही अनइंस्टॉल कर दिया। ओली सरकार का पतन हो चुका है, लेकिन यह आंदोलन अचानक नहीं भड़का है। इस आंदोलन की नींव नेपाल की सिविल सोसाइटी के कुछ बड़े चेहरों ने रखी। मार्च महीने में नेपाल में हैक्टिविस्ट आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद इस आंदोलन में युवा जुड़ते गए। सितंबर आते आते नेपाल में विद्रोह का बवंडर उठा। देखिए नेपाल क्रांति की इनसाइड स्टोरी क्या है और इसके बड़े चेहरे कौन हैं। लोगों को बिल्कुल डर नहीं है, लोग बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। सब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी लड़ाई सोशल मीडिया को लेकर तो लड़ाई ही नहीं थी। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जो कुछ भी देश में चल रहा था वो अब नहीं चलेगा, हम उसके खिलाफ बोलते रहेंगे। जितनी तेजी से इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बदलते हैं, करीब करीब उतनी ही तेजी से नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम बदले। सोशल मीडिया से आमदनी के रास्ते तैयार करने वाले जेन जी ने नेपाल की राजनीति का एल्गोरिदम ऐसा बदला कि अब न सत्ता पक्ष है न विपक्ष। भविष्य एक बार फिर वही नजर आ रहा है जो नेपाल में सदियों का इतिहास रहा है, यानी राजशाही। इसीलिए लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं को तिलांजलि दे दी गई। ये ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे फिर से देखिए। पुलिस चौकी के ठीक सामने जितनी मोटरसाइकिल रखी हुई थी उसको एक जगह पर लाकर लोगों ने उसमें आग लगा दी है, उसे फूंक दिया है और साथ ही पुलिस चौकी के आसपास तोड़फोड़ भी की गई है। नेपाल की सबसे नई पीढ़ी ने कह दिया है कि उसे लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार चलाने वालों के परिवार कुछ वर्षों में खरबपति बन गए और आम आदमी दाने दाने के लिए खाक छान रहा है। इसीलिए विद्रोहियों ने नई व्यवस्था की मांग की है। मांग है कि नेपाल में अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह से अंतरिम शासन व्यवस्था संभालने की अपील की गई है। विद्रोही गुटों ने कहा है कि बालेन्द्र शाह अंतरिम प्रधानमंत्री बने। स्थिति अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी है। नेपाल की उग्र और आक्रामक युवा शक्ति ने न सत्ता पक्ष के नेताओं पर दया दिखाई, न पूर्व पदाधिकारियों पर और न ही विपक्षी दलों के नेताओं को माफ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने किया। इस आंदोलन में कोई मुख्य चेहरा नहीं था। आंदोलन को हवा देने के लिए एक सिस्टम काम कर रहा था। उस सिस्टम के दो चेहरे रहे, पहला सुदन गुरुंग और दूसरा बालेन्द्र शाह। सुदन गुरुंग इस आंदोलन का ऐसा चेहरा है जो आगजनी और हिंसा की तस्वीरों के दौरान भले नजर नहीं आए हो, लेकिन इस आंदोलन को आकार देने में उनकी अहम भूमिका रही है। इस आंदोलन का आधार उनका संगठन हामी नेपाल रहा है। तो आंदोलन के पीछे हामी नेपाल नाम की संस्था को अहम बताया जा रहा है। ये नेपाल में चलने वाली एक गैर सरकारी संस्था है जो आपदा के दौरान राहत कार्यों में मदद के लिए बनाई गई थी। इस संस्था के प्रमुख नेपाल के सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरुंग है। इसके सदस्यों में नेपाल की अभिनेत्री प्रियंका कार्की, नेपाल के विख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर संदक रोहित, 2018 में नेपाल से मिस यूनिवर्स बनी मनिता देवकोटा, नेपाल की सामाजिक कार्यकर्ता स्वस्तिमा खड़क, नेपाली भाषा के गायक अभय सुब्बा शामिल हैं। इस संस्था में रजिस्टर्ड कार्यकर्ता केवल 1600 है, लेकिन इस संस्था को बड़ी बड़ी कंपनियों से दान भी मिला है। इनमें कतर की मीडिया कंपनी अल जजीरा, मशहूर बेवरेजेस कंपनी कोका कोला, कोक, नेपाल की मर्चेंडाइज कंपनी गोल्ड स्टार और होटल चेन मलबेरी शामिल है। हामी नेपाल की ओर से इस आंदोलन का परिणाम सरकार की विदाई हुआ और नेपाल की युवा शक्ति इसका जश्न मना रही है। 8-9 सितंबर को नेपाल में जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद मार्च 2025 में रखी गई थी। 9 मार्च 2025 को काठमांडू में राजशाही शासन के समर्थन में आंदोलन हुआ। हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन को नेपाल का एक्टिविज्म कहा गया।
यानी सत्ता और सत्ता के केंद्रों को जनता के नियंत्रण में लेने के लिए सिस्टम को हैक करने वाला आंदोलन को काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का समर्थन था। बालेंद्र शाह मैथिली मूल के मध्येशी समुदाय से आते हैं। बालेंद्र शाह राजशाही शासन और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। सुदन गुरुंग ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। यह आंदोलन कुछ ऐसा था जैसा कि नवंबर 2011 में अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन चला था। अमेरिका में सामाजिक असमानता और पूंजीवाद के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता जुटे थे और नेपाल में नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने आंदोलन शुरू किया। बालेंद्र शाह और सुदन गुरुंग ने मिलकर लोकतांत्रिक नेताओं के खिलाफ आंदोलन की नींव रखी और 8 सितंबर को काठमांडू में 2 अहम घटनाक्रम तय किए गए। एक आंदोलनकारियों ने तय किया और दूसरा ओली सरकार ने। ओली सरकार ने सीपीएन यूएमएल की संविधान सभा की बैठक बुलाई। सुदन गुरुंग ने 8 सितंबर को काठमांडू में आंदोलन बुलाया। ओली पार्टी संविधान से 2 बार पीएम बनने की सीमा खत्म करना चाहते थे। गुरुंग सत्ता के खिलाफ आंदोलन को तेज करना चाहते थे। ओली चाहते थे कि पार्टी संविधान से यह नियम हटाया जाए कि 70 साल से ज्यादा का व्यक्ति पीएम नहीं बन सकता। गुरुंग ने 8 सितंबर को आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि सभी छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में किताबों सहित आंदोलन में शामिल हों। 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली की 3 दिन की बैठक का दूसरा दिन सत्ता का अंतिम दिन साबित हुआ, क्योंकि गुरुंग और शाह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने सत्ता ही पलट दी। अब नेपाल के सेंटिमेंट पर राजशाही के समर्थकों का नियंत्रण है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से संविधान और राजा ज्ञानेंद्र मिलकर नेपाल पर राज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वर्ष।